3000 साल बाद मिली एक नई खोज, वैज्ञानिक क्यों डरे हुए हैं। 1922 में हॉवर्ड कार्टर के नेतृत्व में मिस्र में ब्रिटिश पुरातत्वविदों की एक टीम ने एक पूर्व अज्ञात मकबरे की खोज की, जो कथित तौर पर प्रसिद्ध फिरौन तूतनखामुन का दफन स्थान था। इस खोज ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया, न केवल इसके मूल्य के कारण बल्कि उन कई सवालों के कारण भी जो इसे खोजने के ठीक बाद सामने आए। 3000 से अधिक वर्षों के लिए मकबरे में खजाने को अछूता छोड़ दिया गया था, जबकि अन्य दफन स्थानों को कई बार लूटा गया था। ममी कुछ हद तक सुस्त थी, भले ही प्राचीन मिस्र के लोगों ने ममीकरण तकनीक को सिद्ध किया था। शोधकर्ताओं को संदेह होने लगा कि यह वास्तव में किंग टूट की ममी थी। अभी कुछ समय पहले तक वैज्ञानिकों ने सीटी स्कैन का इस्तेमाल दबे हुए व्यक्ति के चेहरे की डिजिटल छवि बनाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए किया था। हालांकि आज तक दुनिया एक और सवाल से चकित है, मकबरे में प्रवेश करने वाले वैज्ञानिक एक के बाद एक क्यों मर गए। जब कार्टर की टीम के सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई, तो फिरौन के अभिशाप के किस्से पूरे यूरोप में फैल गए। अफवाह यह थी कि जो लोग कब्र में प्रवेश करेंगे वे जल्द ही बाद में बीमार पड़ जाएंगे या कई तरह की कठिनाइयों का सामना करेंगे। लेकिन अगर श्राप मौजूद था तो इसकी शुरुआत खुद राजा तुत ने की होगी। लेकिन बालक राजा को किसने श्राप दिया होगा और क्यों? तूतनखामुन 1332 ईसा पूर्व में सिंहासन पर चढ़ा, एक समय जब मिस्र पड़ोसी राज्य नूबिया के साथ युद्ध में था। तूतनखामुन सिर्फ 9 साल का था। चूंकि लड़का अपने दम पर शासन नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अय नाम का एक सलाहकार मिला। अय ने युवा राजा को मिस्र को बहाल करने में मदद की, जो युद्ध के अलावा विधर्मी राजा अखेनातेन के शासन के परिणामों से भी गुजर रहा था। फिरौन के रूप में अपने 17 वर्षों में अखेनातेन ने एक प्रमुख धार्मिक सुधार लागू किया, अर्थात उसने प्राचीन मिस्रवासियों को एक ही देवता एटन के लिए सभी प्राचीन मिस्री देवताओं को भुला दिया। फिरौन ने अन्य पंथों को गैरकानूनी घोषित कर दिया और आदेश दिया कि पुराने मंदिरों को तोड़ दिया जाए। उसने एक नई राजधानी शहर का निर्माण किया, जिसे आज अमरना के नाम से जाना जाता है, और नए देवता के नाम पर नए मंदिरों के निर्माण के लिए ढेर सारा पैसा खर्च किया। हालांकि वे सभी मंदिर केवल राजा के निजी उपयोग के लिए थे, अखेनातेन ने घोषणा की कि केवल उसे एटन की पूजा करने का अधिकार है। जहां तक लोगों की बात है, उन्हें अपने पुराने देवताओं के प्रति प्रदर्शित की गई धार्मिक निष्ठा को पुनर्निर्देशित करना था। अब सभी को अखेनातेन जाना था। इन परिवर्तनों ने परंपरा को कमजोर कर दिया और मिस्र के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को बहुत प्रभावित किया। आखिरकार अखेनातेन को विधर्मी घोषित कर दिया गया और उसकी मृत्यु के बाद उसका नाम मिटा दिया गया। लेकिन एक शख्स इस नाम को कभी नहीं भूला। वह नहीं कर सका। यह अखेनातेन का पुत्र और उत्तराधिकारी तूतनखामुन था। हालांकि लड़के को आधे बर्बाद राज्य और उसके पिता की गलतियों से निपटने के लिए विरासत में मिला था, लेकिन यह तूतनखामुन के लिए वास्तविक अभिशाप नहीं था। अखेनातेन ने अपने बेटे को उसके जन्म से पहले ही पीड़ित होने की निंदा की। लंबे समय तक तूतनखामुन को नेफर्टिटी का बेटा माना जाता था। वैज्ञानिकों का मानना था कि वे तूतनखामुन के दादा अमेनहोटेप III की कब्र में उसके अवशेष थे। लेकिन नेफर्टिटी ने कभी भी राजा की बेटी की उपाधि धारण नहीं की और इसलिए उसे अमेनहोटेप के साथ दफनाया नहीं जा सका। 2010 में ममी के डीएनए परीक्षण से पता चला कि यह बिल्कुल भी नेफर्टाइटी नहीं थी। यह अमेनहोटेप III और उनकी पत्नी टिया की अनाम बेटी थी। दूसरे शब्दों में वह अनाचार की संतान अखेनातेन की बहन थी।
तूतनखामुन का जन्म आनुवांशिक विकारों की एक लंबी सूची के साथ हुआ था, जिसमें अगली टांग और खोपड़ी की विकृति और एक कठोर कठोर तालू शामिल है। वह कुछ इस तरह दिखे। तूतनखामुन का अबाधित मकबरा इस विचार की ओर ले जाता है कि लोग देवताओं के क्रोध को बुलाने के डर से वहां आने से सावधान हो सकते हैं। यहाँ तक कि यह उन पुजारियों और कार्यकर्ताओं को भी महसूस होता है जिन्होंने युवा फिरौन को मम्मी बनाकर दफना दिया था, जैसे कि वह किसी चीज से डरता हो। मकबरे के खुलने और अंतिम सरकोफेगस को खोलने के बीच 3 साल बीत गए। शोधकर्ताओं को कलाकृतियों के ढेर को ध्यान से हटाने और फिर किंग टूट के सभी 5 दफन मंदिरों और उनके 3 सरकोफेगी को खोलने के लिए कितना समय चाहिए। जब तक उन्होंने वहां काम किया, पुरातत्वविदों को संदेह था कि कब्र किसी और की थी। इसमें अधिकांश चीजों पर अखेनातेन, अमेनहोटेप III और अज्ञात उच्च श्रेणी के लोगों के नाम थे। और जब ताबूतों की बात आई तो वे पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। बात यह है कि मानव शरीर के आकार के 3 सरकोफेगी को एक दूसरे में रखा गया और फिर तथाकथित लकड़ी के मंदिरों में रखा गया। जाहिर तौर पर बाहरी ताबूत बहुत बड़ा निकला और फिरौन के पैर की उंगलियां धर्मस्थल से बाहर निकल गईं। ढक्कन को बंद करना था, इसलिए उसके पैर की उंगलियां काट दी गईं। 3000 साल बाद हॉवर्ड कार्टर ने उन्हें सरकोफेगस के आधार पर पाया। दूसरा ताबूत जो बीच में था, किसी कारण से एक महिला के आकार में बनाया गया था। इजिप्टोलॉजिस्ट ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ अन्य कलाकृतियों के साथ उसका सरकोफेगस शुरू में रहस्यमय नेफ्रोनिफर रुआटन के लिए बनाया गया था। वह महिला फिरौन जिसका नाम तूतनखामुन के मकबरे की दीवारों पर कुछ स्थानों पर लिखा हुआ है। जाहिर है वह अखेनातेन के साथ ही रहती थी, लेकिन पहले मर गई। हॉवर्ड कार्टर ने सिद्धांत दिया कि किंग टट को उसके ताबूत में एक कारण से दफनाया गया था। सबसे संभावित स्पष्टीकरण यह है कि राजा की मृत्यु अप्रत्याशित थी और उसकी अपनी कब्र और सरकोफेगी तैयार नहीं थे। जब इजिप्टोलॉजिस्टों ने अंतिम ताबूत का ढक्कन उठाया तो वे एक और अजीब आश्चर्य में थे, मम्मी जली हुई थी। आगे के अध्ययन से पता चला है कि उपक्रमकर्ताओं ने सचमुच मम्मी को तेल और राल में भर दिया, जिससे आग लग गई और सरकोफेगस बंद हो गया। चोट के अपमान को जोड़ने के लिए तरल जम गया और लिनन पट्टियों को एक साथ चिपका दिया। पुरातत्वविद मम्मी को खोलने में असमर्थ थे और उन्हें पट्टियों को टुकड़े टुकड़े करना पड़ा। मम्मी खुद ही ताबूत के तले से चिपक गई। शोधकर्ताओं को इसे ऐसे टुकड़ों में काटना पड़ा जिन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या यह फिरौन के कार्यवाहकों की मात्र लापरवाही का परिणाम हो सकता है? प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि उनके फिरौन बाद के जीवन में केवल इसलिए मजबूत हुए क्योंकि वे देवताओं के करीब गए। इसलिए उन्होंने मम्मीकरण को बहुत सावधानी और सम्मान के साथ व्यवहार किया। उन्होंने अपने ज्ञान और कर्मकांडों को तथाकथित बुक ऑफ द डेड में दर्ज किया। उदाहरण के लिए, शास्त्र के अनुसार एक फिरौन का दिल हमेशा मम्मी के अंदर रखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि शासक को बाद के जीवन में अपना शासन जारी रखने के लिए अंग की आवश्यकता होती है। किंग टूट की मम्मी के पास दिल नहीं था। इसके बजाय इसे स्कारब के आकार के ताबीज के साथ छोड़ दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि हॉवर्ड कार्टर के सचिव रिचर्ड बेथेल की मृत्यु का आधिकारिक कारण दिल का दौरा माना गया था, हालांकि बेथेल कभी भी किसी हृदय रोग से पीड़ित नहीं थे। लापता दिल के अलावा वैज्ञानिकों ने युवा फिरौन के शरीर पर अन्य असामान्य क्षति पाई। इसमें खोपड़ी में एक छेद शामिल था। 2005 में सीटी स्कैन के बाद वैज्ञानिक जाही हवास ने पुष्टि की कि फिरौन की मृत्यु के बाद चोट लगी थी और यह झटका दुर्घटना नहीं था।
यह एक सुनियोजित पंचर था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फिरौन की मृत्यु का सबसे प्रशंसनीय कारण वैस्कुलर नेक्रोसिस, लेग फ्रैक्चर और मलेरिया का संयोजन था। लेकिन मलेरिया वायरस नहीं है, यह एक परजीवी है जो केवल मादा मच्छर के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। भले ही इस निदान को अंतिम माना जा सकता है, जब यह स्वयं फिरौन की मृत्यु की बात आती है। द रश ऑफ रामेसिस द्वारा वर्णित सभी ममीकरण पर्चियों के साथ सिंहासन पर चढ़ने के लिए बेचैन, फिर पुरातत्वविदों की मृत्यु क्यों हुई? कार्टर की टीम के सदस्यों की रहस्यमय मौतों ने कई लोगों को दशकों तक चकमा दिया, लेकिन उनमें से कुछ की काफी स्वाभाविक और सांसारिक व्याख्याएं थीं। लॉर्ड कार्नरवॉन निमोनिया से मर गए, जो एक स्ट्रेप्टोकोकल त्वचा संक्रमण के बाद हुआ। उसने अपने चेहरे पर एक मच्छर के काटने पर दाढ़ी बनाई, जिससे उसका रक्त दूषित हो गया। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह बाद में निमोनिया में विकसित हो गया। अर्ल की कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली थी। उन्होंने अपने फेफड़ों की बीमारी का प्रबंधन करने की कोशिश में कई साल गर्म देशों में बिताए। उन देशों में से एक मिस्र था। बीमारी से मरने वाले अन्य 3 खोजकर्ताओं के लिए उनकी औसत आयु को शामिल किया जाना चाहिए। यह 75 वर्ष था और उनमें से कई ने पहले स्थान पर अनिर्धारित स्वास्थ्य के साथ अभियान शुरू किया। वहां हारून एम्बर भी था, जो आग में दुखद रूप से नष्ट हो गया। एम्बर के पास खुद को बचाने का समय था, लेकिन उसने इसके बजाय अपनी पांडुलिपियों को बचाने का फैसला किया। अभियान के नेता हॉवर्ड कार्टर की भी कब्र खोले जाने के 16 साल बाद प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। हालांकि जिन परिस्थितियों में टीम के बाकी सदस्यों की मृत्यु हुई, वे बहुत अप्रत्याशित लग रहे थे। इतिहासकार और लेखक मार्क बेनन ने इस बात का प्रमाण पाया कि राजा टुट के श्राप के कारण लंदन में हुई कई रहस्यमय मौतें हत्याएं निकलीं। उन सभी में एक अपराधी था, एलिस्टर क्राउली। 2011 में द टेलीग्राफ ने इस बारे में एक लेख प्रकाशित किया था। क्राउली गद्य और कविता के लेखक थे, एक पर्वतारोही, एक तांत्रिक और रहस्यवादी जैक द रिपर की कहानी से ग्रस्त थे। क्राउली ने अपनी पत्रिकाओं और किताबों के कई पन्ने इस सीरियल किलर को समर्पित किए। क्राउली के लेखन का अध्ययन करके मार्क बेन पहेली के टुकड़ों में शामिल हो गए। उदाहरण के लिए, यह कोई रहस्य नहीं था कि प्रिंस अली कामोफामी बे को उनकी पत्नी मैरी मार्गुएराइट ने गोली मार दी थी, लेकिन कम ही लोग जानते थे कि मैरी मार्गुएराइट एलिस्टर क्राउली की प्रेमिका थी। लड़की भी एक प्रथम श्रेणी की तवायफ थी और क्राउली के एक रेस्तरां में काम करती थी। श्री बेनन मानते हैं कि क्राउली ने उन्हें हत्या करने के लिए उकसाया। युगल का अगला शिकार ऑब्रे हर्बर्ट था, जिसकी जल्द ही मृत्यु हो गई। मैरी मार्गुएराइट को दोषी नहीं पाया गया। जरा सोचिए, हर्बर्ट एक अपक्षयी नेत्र रोग के साथ पैदा हुआ था और अपने जीवन के अंत के करीब पूरी तरह से अंधा हो गया था। उनके दंत चिकित्सक ने माना कि उनके दांतों को दोष देना है, उन्हें अपनी दृष्टि वापस पाने के लिए दांतों को हटाने की सलाह दी, लेकिन निजी क्लिनिक में सर्जरी संदिग्ध रूप से विफल हो गई। मिस्टर बेनन को लगता है कि क्राउली ने फिर से अपना गंदा काम करने के लिए मैरी मार्गुएराइट का इस्तेमाल किया। क्राउली हावर्ड कार्टर के सचिव कैप्टन रिचर्ड बेथेल की मौत में भी शामिल हो सकता है, जो सज्जनों के क्लब में अपने बिस्तर पर गला घोंट कर पाया गया था। शुरू में यह माना गया था कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन बेथेल पूरी तरह से ठीक थे। केवल दूसरी ओर, उन्होंने उन दिनों लेखकों समरसेट मॉघम के साथ उन्हीं सज्जनों के क्लब में मिलने में काफी समय बिताया। मार्क बेयोन का दावा है कि क्राउली की पत्रिकाओं में कई अप्रत्यक्ष सुराग हैं जो उन्हें मौतों से जोड़ते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्राउली की विश्वास प्रणाली है, जो प्राचीन मिस्र के संदर्भों से भरा था।
उन्होंने तूतनखामुन के मकबरे के खुलने को एक अपवित्रता माना। क्या होता अगर आप केपलर 22b पर रहते? अब तक हमने 5000 से अधिक बहिर्ग्रहों की खोज की है। उनमें से लगभग 100 अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्र में हैं और जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। हमारी प्रौद्योगिकियां वहां विदेशी प्रजातियों के निशान खोजने के लिए बिल्कुल सही नहीं हैं, लेकिन कृत्रिम बुद्धि के साथ हम कम से कम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पास मौजूद डेटा के आधार पर उन ग्रहों पर जीवन कैसा दिख सकता है, और हम यह निर्धारित करने का प्रयास कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है या नहीं पृथ्वी के अलावा कहीं और। कोई ग्रह हमारे ग्रह से जितना अधिक मिलता जुलता है, उस पर जीवन की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तो सबसे पहले हम केपलर 452b के बारे में जानेंगे, वह बहिर्ग्रह जिसे वैज्ञानिक दूसरी पृथ्वी कहते हैं। यह सौर मंडल से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर तारामंडल सिग्नस में स्थित है। केपलर 452b की कक्षा इसके तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जो हमारे सूर्य से केवल 20% अधिक चमकीला है। केपलर पर एक वर्ष 385 पृथ्वी दिवसों तक रहता है, लगभग पृथ्वी के समान। ग्रह की सतह पर औसत तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस है। यह पता चला है कि केपलर पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। इसका मतलब है कि वहां जीवन विकसित हो सकता है। यदि यह एक चीज के लिए नहीं होता तो ग्रह पर स्थितियां पृथ्वी के समान हो सकती हैं। केपलर हमारे ग्रह से 60% बड़ा है, जिसका अर्थ है कि इसका गुरुत्वाकर्षण 2 गुना मजबूत है। फिर भी जीवन ऐसे गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो सकता है। शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण केपलर पर झाड़ियां और छोटे पेड़ उग सकते हैं। वे जमीन पर फैल जाएंगे और बीजों के बादल हवा में फेंक देंगे। चूंकि केपलर पर हवा का घनत्व पृथ्वी की तुलना में 5.5 गुना अधिक है, बीज आसानी से जमीन के ऊपर तब तक तैर सकते हैं जब तक कि वे खाए नहीं जाते। चूंकि उच्च गुरुत्व के कारण ग्रह की सतह पर होना लगभग असंभव है, इसलिए केपलर पर सारा जीवन संभवतः हवा में स्थानांतरित हो जाएगा। और यहाँ सबसे पहले आप विशालकाय उड़ने वाले जीवों से मिल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चलता है कि वे लंबी पूंछ और शक्तिशाली पंखों वाली स्टिंगरे के समान हो सकते हैं। वे हमें हवा की धाराएं भेजते हुए पकड़ लेते हैं और उड़ जाते हैं, कभी जमीन पर नहीं उतरते। ये जीव शाकाहारी हैं। खुद को खिलाने के लिए वे तैरते हुए बीजों के बादलों के बीच से उड़ते हैं और उन्हें अपने विशाल गोल मुंह से पकड़ लेते हैं। पृथ्वी पर हम्पबैक व्हेल इसी तरह अपना भोजन मुंह खोलकर प्राप्त करती हैं। वे छोटी मछलियों के एक समूह में तैरते हैं और अपने जबड़े बंद कर लेते हैं और शिकार अंदर ही रह जाता है। लेकिन व्हेल के विपरीत केपलर 452b ग्रह से आने वाली महान वायु किरणों के प्राकृतिक दुश्मन हैं। पहली नजर में गुब्बारे के आकार का बीटल एक विशाल स्टिंगरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन ये शिकारी हमेशा समूहों में शिकार करते हैं। कार्बन छोड़ने वाले बैक्टीरिया उनके हवा के बुलबुलों में रहते हैं। इस तरह भृंग शिकार को ट्रैक करते हुए जमीन के ऊपर मंडरा सकते हैं। जब वे प्रार्थना करते हैं तो वे अचानक बुलबुले से कार्बन छोड़ते हैं और बिजली की गति से हमला करते हैं। बाज उसी तरह शिकार करते हैं। जब कोई पक्षी अपने शिकार को नोटिस करता है तो वह 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से सीधे नीचे की ओर गोता लगाता है और उसे पकड़ लेता है। केपलर 452b पर मुक्त गिरावट का त्वरण पृथ्वी पर 2 गुना है, 20 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। इसका मतलब है कि भृंग बाज की तुलना में तेज हो सकते हैं।
जब वे अपने शिकार से आगे निकल जाते हैं तो वे अपने लंबे पंजे का उपयोग करके सिरों पर हुक लगाकर उससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार भृंगों का झुंड एक विशाल उड़ने वाली स्टिंगरे को गिरा सकता है और उसे जमीन पर गिरा सकता है। वहां पीड़ित को अब बचाया नहीं जा सकता है और कीड़े धीरे धीरे जीवित शिकार को खा जाएंगे। फिर उनके बुलबुले धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएंगे और नए शिकार की तलाश में कीड़े हवा में उठेंगे। लेकिन यह सिर्फ भृंग नहीं है जो हवा की किरणों को धमकी देता है, तरल रूप में पानी पा सकता है और प्रजनन के मौसम में यह जीवन से भरा होता है। जिसे ऑफ पेंटापोड्स की एकमात्र बड़ी प्रजातियां यहां संतान छोड़ने के लिए ट्वाइलाइट जोन में आती हैं। गर्म और ठंडी हवा की धाराएं एक शक्तिशाली हवा बनाती हैं जो ग्रह के चारों ओर अपने हजारों छोटे लार्वा ले जाती हैं। इस परिणाम में लार्वा ग्लिसा के किस आधे हिस्से पर समाप्त होगा यह तय करता है कि यह क्या बनेगा। इसे बहुरूपता कहते हैं। चींटियां पृथ्वी पर इसी तरह प्रजनन करती हैं। जब एक रानी अंडे देती है तो उनमें से प्रत्येक में जीन का एक ही सेट होता है, लेकिन कार्यकर्ता और रेत सैनिक दोनों ही उनसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। ग्लिसा पर लार्वा क्या बदलेगा यह हवा द्वारा निर्धारित किया जाता है। पेंटापोड्स की उपस्थिति और उत्तरजीविता की रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि वे किस ग्रह पर समाप्त होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्राणियों को मकड़ियों की तरह दिखने की कल्पना करता है, लेकिन बिल्ली के आकार का। उनके 5 पैर एक घेरे में होते हैं ताकि वे जल्दी से दिशा बदल सकें और उनके 3 तंबू उन्हें शिकार को जल्दी से पकड़ने की अनुमति देते हैं। वे पेंटापोड जो ठंडे और अंधेरे गोलार्ध में उगते हैं, फर और छोटे चमकदार धब्बों से ढके होते हैं। उन्हें शिकार को लुभाने की जरूरत है। फायरफ्लाइज का एक स्थानीय एनालॉग, ये भृंग ग्रह के ठंडे आधे हिस्से में भूतापीय क्षेत्रों में रहते हैं। वे मिट्टी के ज्वालामुखियों और गीजर के अंदर हैं। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ग्लिसे के बर्फीले गोलार्ध पर जुगनू संचार करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करते हैं और पेंटापोड्स ने अपने शिकार को फंसाने के लिए उनकी नकल करना सीख लिया है। लेकिन ग्लिसा के गर्म किनारे पर समाप्त होने वाले लार्वा कम भाग्यशाली हैं। वहां पेंटापोड अलग दिखते हैं। फर के बजाय उनके पास चिकनी प्रकार का कवच होता है जो सूर्य की किरणों को दर्शाता है। उनके शरीर पर अब चमकदार धब्बे नहीं होते हैं, लेकिन वे जालियों पर ग्रंथियां विकसित कर लेते हैं जो जहर पैदा करती हैं। ग्लिसा के इस गोलार्ध में जीवित जीव पत्थरों और चट्टानों की छाया में छिप जाते हैं। यहीं पर पेंटापोड अपने शिकार का शिकार करते हैं। डेजर्ट बीटल पेंटापोड अपने जहरीले तंबू को बीटल के घोंसले में चिपका देता है, पीड़ित को पंगु बना देता है और तुरंत उसे खा जाता है। लेकिन अगर इसके पास सैनिक भृंग के बचाव में आने से पहले बचने का समय नहीं है तो यह खुद शिकार बन सकता है। ये कीड़े बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं और पेंटापोड्स का शिकार भी कर सकते हैं। वे चिटिनस कवच में कमजोरी पाते हैं और जानवर के शरीर में काट लेते हैं। और एआई गणना के अनुसार यदि पर्याप्त बग हैं तो पेंटापोड बच नहीं पाएगा। पहली नजर में ग्लिसा 667 सीसी पर जीवन की स्थितियां बहुत कठोर लगती हैं, लेकिन वास्तव में 2 गोलार्धों की सीमा पर ट्वाइलाइट जोन में लोग भी सहज महसूस कर सकते थे, हालांकि केवल कुछ समय के लिए। बात यह है कि ग्लिसे तथाकथित ज्वारीय ताप के अधीन है। ग्रह की कक्षा की खासियत के कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है और आंतरिक भाग को लगातार गर्म करती है।
इस वजह से ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों और गीजर की संख्या बढ़ती जा रही है और सतह पर तापमान बढ़ता रहता है। 2013 में नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि ज्वार पृथ्वी की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि संभव हुआ तो जल्द ही यह निर्जन हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे ग्रहों के निवासी अभिशप्त हैं, खासकर अगर ये प्राणी बुद्धिमान जीवन रूप हैं। यह आर्कटुरस है, बूटीज तारामंडल का एक लाल दानव और उत्तरी गोलार्ध का सबसे चमकीला तारा, जो हमारे सूर्य से 110 गुना अधिक चमकीला है। वर्तमान तकनीक हमें आर्कटुरस जैसे विशाल सितारों के आसपास एक्सोप्लैनेट खोजने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है